हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये जो लेक्चर है ये है आपका लेक्चर नंबर 3 और इस लेक्चर में हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 एंड 2 दो लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टोटली कंप्लीट कर लिया था। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर में आपको जो टॉपिक्स पढ़ना है और यू कैन सिंपली से कि हमें जो टॉपिक्स पढ़ना है हम लोगों को वो टोटल 8 टॉपिक्स पढ़ना है। ठीक है जी, हम लोग इस चैप्टर के अंदर टोटल 8 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं और कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका डोमेस्टिक टेरिटरी ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक टेरिटरी। इसका मीनिंग हमें पढ़ना है। सेकेंड जो है नॉर्मल रेसिडेंट्स का मीनिंग पढ़ना है। थर्ड जो टॉपिक है वो आपका फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। फोर्थ जो टॉपिक है वो है आपका क्या फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फिफ्थ जो टॉपिक है वो है कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। एंड लास्ट के जो 3 टॉपिक्स हैं 6, 7, 8 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिशिएशन। बेसिकली ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट्स का जो डिफरेंस होता है उसे हम डेप्रिशिएशन बोलते हैं। सेवन्थ जो टॉपिक होता है वो होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में हमें पढ़ना है। और जो 8th टॉपिक है वो है NFI, क्योंकि ये जो 3 टॉपिक है ये आपका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना उसको सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो ये सेम 3 टॉपिक आपको चैप्टर 3 में भी पढ़ना पड़ता है। चैप्टर 3 तो बेसिकली इन्हीं 3 टॉपिक्स पे ही है, ठीक है, जिसका नाम है क्या, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ओके, और जो चैप्टर नंबर 4 आता है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, उसमें भी इसका जो है हमारा काफ़ी यूटिलाइजेशन होता है और यू कैन से हम इस टॉपिक्स का यूज़ करते हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक नंबर 1 दैट इज़ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन इकोनॉमी या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी। अब डोमेस्टिक टेरिटरी का मीनिंग क्या होता है, अब ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब नॉर्मली तो क्या होता है, पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री कहा जाता है। डोमेस्टिक टेरिटरी सिंपली मतलब नॉर्मली, और यू कैन से सिंपल टर्म्स में मैं बोलूँ तो पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ इकोनॉमी। लेकिन मैं बात करता हूँ नेशनल इनकम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी का जो मीनिंग हो जाता है वो वाइडर टर्म्स में हम लोग कंसीडर करते हैं, वाइडर सेंस में हम लोग इसका मीनिंग हम लोग पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल फ्रंटियर को नहीं कहते हैं, इसके और वाइडर कंसेप्ट में हम लोग स्टडी करेंगे और हमें पढ़ना है। तो नेशनल इनकम के लिए क्या होता है जी, पॉलिटिकल फ्रंटियर नहीं, पॉलिटिकल फ्रंटियर कह रहा हूँ, मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है, ये 3 चीज़ें नंबर 1, 2 एंड 3 ये 3 चीज़ों को भी इंक्लूड करेंगे और ये 2 चीज़ें जो है डज नॉट इंक्लूड, तो इसको हम एक्सक्लूड करेंगे। कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो ध्यान से देखो जी, आ जाओ। तो डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी, तो इसके अंदर हम लोग एक तो जो भाई इंडिया का जो बॉर्डर लाइन है, पॉलिटिकल फ्रंटियर है, वो तो कवर होता ही होता है डोमेस्टिक टेरिटरी में। इसके साथ साथ 3 और चीज़ें कवर होती हैं। नंबर वन क्या, अगर कोई शिप्स एंड एयरक्राफ्ट जो है बिटवीन 2 कंट्री ऑपरेट होता है और उस शिप्स और एयरक्राफ्ट को ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय अ नॉर्मल रेसिडेंट करेगा। कौन करेगा, अगर शिप्स एंड एयरक्राफ्ट को ओन्ड एंड ऑपरेट करेगा कोई नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री और वो दूसरे कंट्रीज़ में ऑपरेट रहेंगे, तो भी वो जो है डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट होगा। मान लो एयर इंडिया है, ठीक है जी, एयर इंडिया ये ओन्ड एंड ऑपरेट किसके द्वारा किया जाता है, एयर इंडिया जो है आपके इंडियन रेसिडेंट के द्वारा जो है किया जाएगा ऑपरेट। और ये अगर रशिया एंड यूक्रेन के बीच कोई चल रहा है, श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया के बीच एयर इंडिया चल रहा है, मान लो अमेरिका और इंग्लैंड के बीच मान लो जो है एयर इंडिया ऑपरेट हो रहा है, तो भी हम लोग जो है उसको इंडिया का ही पार्ट मानेंगे, इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट मानेंगे। सेकेंड जो आता है, सेकेंड टॉपिक जो आता है और यू कैन से सेकेंड जो पॉइंट आता है जो कवर होता है डोमेस्टिक टेरिटरी में, वो है आपका फिशिंग वेजल्स, ऑयल रिग्स, ठीक है जी, नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। सिंपल इसका मतलब क्या होता है, देखो जी, इंडिया का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे इंडिया का मतलब जो इंडिया का जो पॉलिटिकल फ्रंटियर है वो ये वाला होता है, ये वाला पॉलिटिकल फ्रंटियर है। इसके साथ साथ में समुद्र स्टार्ट हो जाता है इसके बाद। तो ये जो समुद्र के अंदर तक जो है ना, ये समुद्र के अंदर 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है वो डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट होता है। अगर इंडिया का जो ये सी लेवल जहाँ से स्टार्ट होता है, तो समुद्र के बात करूँ मैं तो समुद्र में अप टू 12 नॉटिकल माइल्स तक तो पूरा इंडिया है, लेकिन उसके और आगे 200 तक भी जाते हैं और बीच में मान लो कोई नेचुरल गैस जो है निकल गया, कोई ऑयल निकल गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह जो है समुद्र में ही निकलता है, ठीक है जी। और मान लो कोई जो है
शिपिंग वेजल्स हैं, जो शिपिंग कह रहा हूँ, फिशिंग वेजल्स जो है मतलब जो मछली पकड़ने के लिए जो लोग समुद्र में जाते हैं, जो मछली पकड़ के लाते हैं, ठीक है जी, तो वो सारा का सारा डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट होता है। ये वाला जो डायग्राम है आपको सिलेबस में नहीं है, तो ये आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए पढ़ना है, बाकी मेनली मैंने समझाने के लिए डायग्राम दिया है। तो अगर कोई फिशिंग वेजल्स है, कोई ऑयल नेचुरल गैसेज है, कोई फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो कि ऑपरेट हो रहा है क्या, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री के द्वारा इंटरनेशनल वाटर में 200 नॉटिकल माइल्स तक, और उसके आगे तो इंटरनेशनल वाटर ही कहते हैं, ठीक है जी। तो ये सब डेफिनेशन नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको याद रख लेना है कि समुद्र में भी काफ़ी हद तक एंड तक जाके जो है, समुद्र के अंदर भी काफ़ी दूरी तक, आप इतना याद रख लेना, एग्जैक्टली 200 नॉटिकल माइल्स होता है, ठीक है जी। तो वहाँ तक अगर कोई भी जो फिशिंग बोट्स है, ठीक है जी, कोई नेचुरल गैस मिल गया, ऑयल मिल गया, ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिल गया, तो सारा का सारा जो है आपका क्या हो जाएगा, वो डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट कहलाएगा, इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट कहलाएगा। थर्ड जो आता है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, एम्बेसीज़ के बारे में। मान लो इंडिया एम्बेसी है, ठीक है जी, इंडियन एम्बेसी, जैसी मैं बोलूँ वर्ड इंडियन एम्बेसी, इंडिया की एम्बेसी, वो इंडिया में नहीं होगी, वो दूसरे देशों में होंगी, वो दूसरे कंट्रीज़ में होंगी। श्रीलंका में इंडियन एम्बेसी होएगा, रसिया में होएगा, अमेरिका में होएगा, इंग्लैंड में होएगा। तो इंडियन एम्बेसी कहीं पे भी हो, वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट माना जाता है। सेम एज इट इज़ अगर कोई फॉरेन की एम्बेसीज हो, मान लो यूएस का एम्बेसी है, श्रीलंका का एम्बेसी इंडिया में, दिल्ली में मान लो श्रीलंका का एम्बेसी है तो इंडिया में, एम्बेसी का मतलब छोटा घर बना हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये इंडिया है, ठीक है जी, और न्यू दिल्ली में मान लो ये छोटा सा हाउस बना हुआ है, और ये है श्रीलंकन एम्बेसी, श्रीलंका का एम्बेसी, तो इस एम्बेसी को हम लोग इंडिया का पार्ट नहीं मानते। लेकिन अगर श्रीलंका में ये यहाँ पे छोटा सा हाउस बना दिया, और ये इंडियन एम्बेसी, तो इस इंडियन एम्बेसी को हम लोग किसका, इंडिया का पार्ट मानते हैं, लेकिन वो है एक्चुअली श्रीलंका में स्थित, ठीक है। श्रीलंका में वो जो जगह हो गया उसको डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया मानेंगे, तो सेम वे में ये श्रीलंका वाले को श्रीलंका का डोमेस्टिक टेरिटरी मानेंगे, हम अपने इंडिया का नहीं मानते, उल्टा होता है जस्ट, ओके। तो यहाँ पे आपको ध्यान रख लेना, देखो जी, तो यदि कोई इंडियन एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड, दूसरे कंट्री में, तो हमारी इंडिया की एम्बेसी चाइना में हो, ठीक है जी, हमारा जो कोई मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो है दूसरे देश में होएगा, ठीक है जी, वो अग्रीमेंट के तहत होता है बिटवीन टू कंट्रीज़, तो उसे हम डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया मानेंगे। बट अगर कोई दूसरे देश का एम्बेसीज, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का कोई ऑफिस, WHO का ऑफिस इंडिया में होएगा, तो हम उसे इंडिया का पार्ट नहीं मानते। और किसी दूसरे देश का एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड आपका मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री, तो दूसरे कंट्री जैसे श्रीलंका का हमारे इंडिया में होगा, तो हम उसको भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानते। तो ये सिंपल है क्या मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी, ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक टेरिटरी। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहता है, और जो आपका प्रिकॉशंस पढ़ना होता है, जिसके अंदर थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर नंबर 4 में दोबारा से ये आएगा, तो वहाँ पे भी इसी टॉपिक से जो आपका क्वेश्चन आ सकता है, 3 मार्क्स का थ्योरी, जिसके अंदर लिखा रहता है कि किस किस चीज़ों को नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे कि नहीं, वो तो एक दूसरा पार्ट हो गया। इसके अलावा लिखा रहेगा किसको डोमेस्टिक टेरिटरी में हम लोग कवर करते हैं या नहीं करते। तो जैसे ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, और इसको बताना है डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का ये पार्ट है या नहीं है, येस और नो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंडियन कंपनी है जो कि दूसरे देश में, तो कंपनी के केस में याद रख लेना, अगर इंडियन कंपनी है और ऑपरेट हो रहा है दूसरे कंट्री में, जैसे मान लो कोई ब्रांच है जिसका, मान लो टाटा या रिलायंस का कोई ब्रांच है, और वो दूसरे कंट्रीज़ में ऑपरेट हो रहा है, इंग्लैंड में, तो उसे हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानते। सिर्फ इंडियन एम्बेसी, याद रख लो, इंडियन एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। तो सेम एज इट इज़ में यहाँ पे आ जाओ जी, इंडियन एम्बेसी है जापान में, तो इसे तो हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानते हैं। लेकिन अगर कोई आपका डोमेस्टिक कंपनी है, इंडियन कंपनी, रिलायंस, जियो, ये वो सारे, ठीक है जी, इन्फोसिस, टाटा, इसका ऑफिस कोई दूसरे कंट्री में है, तो उसे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानते। सेम वे में माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है, इंडिया के अंदर है, इंडिया में है, तब तो इंडिया का ही पार्ट मानेंगे, ठीक है। दूसरे देश की कंपनी अगर मेरे इंडिया में आ गई, एप्पल की कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी इंडिया में है, तो इंडिया का पार्ट मानेंगे, लेकिन मेरी इंडियन कंपनी बाहर है तो नहीं मानेंगे। लेकिन एम्बेसी के केस में उल्टा होता है, हमारी इंडियन एम्बेसी दूसरे कंट्री में है तो भी हम डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानते हैं, लेकिन दूसरे कंट्री की एम्बेसी हमारे इंडिया में, तो हम उसे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानते। नेक्स्ट है क्या, टाटा ने
टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग, टाटा ने अपनी बिल्डिंग रेंट पे दी है गूगल को इन अमेरिका। तो अमेरिका में कंपनी के केस में तो उसको हम पार्ट नहीं मानेंगे। कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय जैपनीज, इंडिया में है जब दूसरे देश की कंपनी तो भी इंडिया का ही पार्ट मानेंगे। तो दीज आर दी सम एग्जांपल्स आप लिख सकते हो। इसके अलावा है कोई ब्रांच है एसबीआई का इन चाइना तो भी हम इसे नहीं मानेंगे, ठीक है जी। अमेरिकन एम्बेसीज है इंडिया में, दूसरे देश की एम्बेसी इंडिया में है, दूसरे देश एम्बेसी के केस में तो क्या होगा, इंडिया में है तो नहीं मानेंगे। लेकिन हमारी इंडियन एम्बेसी हो, जर्मनी में हो, जापान में हो, इंग्लैंड में हो तो भी हम उसको मानते हैं, ठीक है। तो दीज आर द एग्जांपल्स, आप इसको देख लेना। तो ये हमारा हो गया टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 2 पे, दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल रेसिडेंट्स। तो इस वाले लेक्चर्स के लिए, लेक्चर नंबर 3 के लिए हम लोग टॉपिक नंबर 1 ही रखते हैं। टॉपिक नंबर 2 जो है दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल रेसिडेंट्स। तो इसका मीनिंग हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, दैट इज़ लेक्चर नंबर 4 में करेंगे। तो आज वाले लेक्चर के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जिन लोग का एग्जाम है, एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में।